जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के जनगणना के बारे में। जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है जो हमारे एग्ज़ामों में पूछता रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्ज़ामों में अक्सर पूछता रहता है। तो देखिए ऊपर है 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना करने वाला देश कौन था। तो वह देश था स्वीडन। वो देश कौन था? तो वो देश था स्वीडन। और 1790 में 10 की जनगणना की शुरुआत किस देश ने की थी? तो वो था अमेरिका। मतलब अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे पहले जनगणना करने वाला देश कौन था तो वे स्वीडन था। और 10 की जनगणना मतलब कि हर 10 साल के बाद शुरू करने वाला जनगणना कौन सा देश था? अमेरिका। तो ये था मोस्ट फैक्ट जो हम लोग एक ही बार में उसको जान लिए। अब बात करते हैं अपने भारत के बारे में कि भारत में जनगणना कब से शुरू हुई थी। तो देखिए भारत में जनगणना 1872 में शुरुआत की गई थी और वो किया था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यानी हमारे भारत में लॉर्ड मेयो जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो उस समय वायसराय था लॉर्ड मेयो, उसने भारत में जनगणना करवाया था 1872 में। और 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो वो था लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, मतलब एक तरह से ये किया जाए कि 1872 में जो जनगणना हुई थी वो भारत में चारों जगह हर एक जगह पे नहीं हो पाई थी और नियमित रूप से नहीं हो पाई थी। और जो 1881 में जनगणना हुई थी तो वो 10 की वृद्धि के आधार पे सही रूप से जनगणना हुई थी और वो करवाया था लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड मेयो से ये भी एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि भारत में किसी गवर्नर जनरल या वायसराय की मृत्यु हुई है तो वो हैं दो, जो लॉर्ड मेयो है और एक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। जो लॉर्ड मेयो की हत्या से इसकी यहाँ पे मौत हुई थी भारत में और लॉर्ड कॉर्नवालिस की किसी बीमारी से उसकी मौत हुई थी भारत में। तो ब्रिटिश का जो गवर्न करने वाले भारत में थे वो दो ही ऐसे अंग्रेज हैं जिनकी मृत्यु भारत में हुई है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो भारत की जनगणना के बारे में पूछता है। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1851 में हुई और उस समय जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपाल स्वामी थे। मतलब स्वतंत्र भारत की जब पहली बार जनगणना 1951 में हुई थी तो उस समय जनगणना आयुक्त थे R.N. गोपाल स्वामी। और जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगर बात की जाए कि 2011 जनगणना मतलब भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है ऐसे पूछा जाए तो कहा जाएगा कि भारत में अब तक 15 जनगणना हो चुकी हैं और स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो 7 जनगणना हो चुकी हैं। जो 2021 में जनगणना आने वाली है उससे अगर बात की जाए तो अब तक भारत में 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ठीक है, अब आइए इसके बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। जैसे देखिए 2011 के जनगणना का शुभांकर या उसको बात की जाए कि प्रगण शिक्षिका थी। मतलब उसका जो शुभंकर था उसका नाम था प्रगण शिक्षिका, जैसे ये इमेज में भी देख रहे होंगे प्रगण शिक्षिका। तथा इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये बहुत बार एग्जामों में पूछता है कि 2011 के जनगणना का मुख्य आदर्श वाक्य क्या था। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसको याद रखिएगा। और 2011 के जनगणना के समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे और 2011 की जनगणना में कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे या 29 प्रश्नों पे बात की गई थी। बात कर लेते हैं थोड़ा सा 2021 की जनगणना के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो 2021 की 16वीं जनगणना होगी और ये बता ही दिए और उसके जनगणना आयुक्त होंगे श्री विवेक जोशी। अब आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके अनुसार से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि 2021 के जनगणना आयुक्त कौन हैं? तो श्री विवेक जोशी हैं।
और 2021 के जनगणना के आदर्श वाक्य क्या हैं, तो जन भागीदारी से जन कल्याण तक। और 2011 के जनगणना में कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना पहली बार डिजिटल होने जा रही है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, इसके जो मुख्य डाटे हैं, जो मुख्य फैक्ट हैं, उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग तो इतना थी, लेकिन हम एग्जैक्ट को याद करना मुश्किल होगा, तो हम इतना लगभग याद कर लेंगे कि 121 करोड़ के आसपास थी। ठीक है। और मुख्य डाटा देख ही रहे हैं, इतना याद करना होगा, तो हम लोग लगभग में याद कर लेंगे कि 121 करोड़ थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। कहने का मतलब कि विश्व में जितनी जनसंख्या रहती है उसका 17.5% भारत में ही रहती है जनसंख्या। 2001 और 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो 17.7% रही है। अगर बात की जाए इसमें जो भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें पुरुषों की बात की जाए तो 51.47% है और महिलाओं की 48.53% है। ठीक है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हुई है। जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होने का मतलब -0.31% हो गई। यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ है, जिसका 1921 ईस्वी को महान विभाजन वर्ष कहा गया है, या जिसको कहते हैं ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है। जो बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि महाविभाजन दशकीय वृद्धि ऋणात्मक कब हुई है, किस वर्ष में हुई है, तो ऑप्शन में दिया रहता है, तो जिसको ऑप्शन उनको सही करना होता है 1911 से 1921 ईस्वी को। ठीक है। इस तरह से इसको याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। ये याद रखिएगा कि जो शहरी जनसंख्या है उससे ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या निवास कर रही होगी 2011 के अनुसार। अब आ जाइए धीरे से हम लोग बात कर लेते हैं जनसंख्या पे कि किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है और किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो बात किया जाए सबसे अधिक जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और वहीं बात की जाए कम जनसंख्या की, न्यूनतम जनसंख्या की, तो सिक्किम राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। और उत्तर प्रदेश में अगर अधिक जनसंख्या निवास करती है तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र राज्य आता है, उस पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। और कम की बात की जाए तो पहले पे सिक्किम है तो दूसरे पे मिजोरम राज्य आता है जिसमें कम जनसंख्या निवास करती है। वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में निवास करती है और न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप में निवास करती है। तो जो ऊपर वाले सर्वाधिक वाले दिया है और न्यूनतम वाले दिया है तो उसमें से दो दो न याद करके एक एक याद भी रखते हैं तो आपका काम ज़्यादातर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ज़्यादा याद रखना है और वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात की जाए दशकीय वृद्धि की, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय में 27.9% रही है, जबकि न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो वो है नागालैंड -0.6% है। और यहाँ पे देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पहले नंबर पर मेघालय, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश आता है। तो जो उसकी फैक्ट दिया है यानी प्रतिशत वाली, उसको याद नहीं रखेंगे तब भी काम चल जाएगा, हम लोग का काम अच्छे से हो जाएगा उसी से। बस राज्यों का नाम हमको याद रखना ज़रूरी है। वैसे ही केंद्र शासित प्रदेश में देख लिया जाए तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दादरा एवं नगर हवेली का जो 55.9% है और न्यूनतम दशकीय वृद्धि लक्षद्वीप की जो 6.3% है। ठीक है, तो इसको से याद रखेंगे। आगे बात किया जाए भारत की जनगणना जैसे जनसंख्या घनत्व के बारे में,
तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर इधर से और 1 किलोमीटर इधर से, मतलब चारों तरफ से 1-1 किलोमीटर है, और इसमें जो जनसंख्या निवास करती है, मान लीजिए ये जनसंख्या है, तो उसी को कहा जाता है प्रति वर्ग में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत में अगर बात की जाए कि जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आ जाते हैं राज्यों में। तो राज्य की बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार की है और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल की आती है। और बात की जाए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की, तो पहले नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है और दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है। ठीक है, तो हमको एक एक याद रखना है, एक एक राज्य अवश्य ही याद रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की है और न्यूनतम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, अब बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश में, वहीं पे तो केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली की है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, जिसमें सिर्फ 46 ही जनसंख्या निवास करती है प्रति वर्ग में के हिसाब से बात की जाए तो। अब देख लेते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, यानी प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अगर बात की जाए इसको निकालने की, तो देखिए स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या और उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 1000 से। बात की जाए भारत की लिंगानुपात के बारे में, तो भारत की लिंगानुपात 1000 पे 943 महिलाओं की संख्या है। कहीं कहीं ज़्यादा पुस्तकों में दिया है 940, तो उसको फिर से सही करके आया था डाटा 943 के हिसाब से, 943 सही माना जाता है। अब बात किया जाए भारत के राज्यों के बारे में, तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल की है जो 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं, और तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आ जाता है 996 पे। वहीं बात की जाए न्यूनतम जनसंख्या अनुपात की, तो हरियाणा आ जाता है, तो हरियाणा में होता है 889, यानी 1000 पुरुषों पे 889 महिलाएं हैं। अब देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है और न्यूनतम लिंगानुपात दमन व दीव की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा ऐसे ही। फिर आगे है शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात का मतलब कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक, जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। मतलब 0 से लेकर 6 तक के बच्चों यानी लड़के या लड़कियों के लिंगानुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। अगर इसकी बात की जाए सूत्र की निकालने की, तो बालिकाओं की संख्या बटा में बालकों की संख्या और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। और इसमें देखिए अगर भारत की बात की जाए शिशु लिंगानुपात की, तो 1000 लड़कों पे 919 लड़कियां हैं। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे 919 है ना, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे कि मान लीजिए एक शिशु को पैदा होने में लगभग 9 महीने लगता है, तो भारत का शिशु लिंगानुपात 919, तो इस तरह से कोरिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के राज्यों के बारे में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य की है, तो पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सबसे अधिक लिंगानुपात है 972, और दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात की जाए, तो पहले नंबर पे आता है हरियाणा और दूसरे नंबर पे आता है पंजाब। वहीं बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेश की, तो सर्वाधिक लिंगानुपात अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, और न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए, देखिएगा शिशु लिंगानुपात की बात कर रहे हैं इसमें, तो शिशु लिंगानुपात दिल्ली का होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले चीज़ों पे, सॉरी वही चीज़ें डबल हो गई हैं। अब आ जाते हैं साक्षरता पे। तो देखिए बात की जाए अगर साक्षरता की, तो 7 वर्ष
सबसे अधिक का जो व्यक्ति मतलब 7 वर्ष है और उससे अधिक का जो व्यक्ति है किसी भाषा को समझ सकता है और उसे लिख सकता है या पढ़ सकता है या दूसरे को समझा सकता है, उसको साक्षर कहेंगे। यानी उस लड़के को या उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा हुआ मानेंगे। यानी साक्षरों की संख्या निकालने का सूत्र है साक्षरों की संख्या बटा में 7 वर्ष से अधिक की आयु की संख्या और गुणे 100। ठीक है। अगर बात की जाए भारत की साक्षर दर की तो 74.04% है। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं राज्यों में। तो बात की जाए राज्यों में तो सर्वाधिक साक्षर दर केरल में, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, केरल का है जो 94% है। दूसरे नंबर पे मिजोरम राज्य आता है जो कि 91.3% है। बात किया जाए न्यूनतम साक्षर की तो बिहार है जिसमें 61.8% लोग साक्षर हैं और अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है जिसमें 65.4% है। वहीं पे बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेश की तो सर्वाधिक साक्षर लक्षद्वीप में 91.8% है। और वहीं बात किया जाए न्यूनतम साक्षर दर की यानी केंद्र शासित प्रदेश में तो दादर नगर हवेली है जिसमें 76.2% है। ठीक है। अब आ जाइए ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए राज्य यानी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में 90% निवास करती है। वहीं बात किया जाए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या गोवा में निवास करती है यानी 37.8% ही निवास करती है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो गोवा, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। अब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर हिमाचल प्रदेश में है तो शहरी जनसंख्या इसी में कम होगी यानी 10% न्यूनतम शहरी जनसंख्या होगी। और अगर बात की जाए न्यूनतम ग्रामीण संख्या की बात तो गोवा में सबसे अगर कम जनसंख्या निवास कर रही है ग्रामीण तो सबसे अधिक तो शहरी इसी में होगी गोवा में ही। तो यानी सर्वाधिक ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में तो कम होगा यहीं पे और सबसे अधिक ग्रामीण संख्या सबसे अधिक कम ग्रामीण संख्या गोवा में तो यहाँ पे ज़्यादा शहरी संख्या होगी। ठीक है। तो ऐसे कोरिलेट करके इसको याद कर लेंगे। आगे देखिए आगे क्या है केंद्र शासित प्रदेश में वहीं बात किया जाए तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या दिल्ली में है जो 97.5% है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो 37.7% है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी SC की संख्या, ठीक है, जो 20.14 करोड़ है। यानी सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर देखा जाए तो वो होता है उत्तर प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य की बात की जाए और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो वो है पंजाब जो 31.9% है। ठीक है। यानी यहाँ पे बात की जा रही है SC जनसंख्या की प्रतिशत के हिसाब से और ऐसे ही मतलब अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में, अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब होगा। वहीं पे बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की यानी ST की कुल संख्या तो 10.43 करोड़ है यानी 10.43 करोड़ है। यानी सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर देखा जाए तो वो है मध्य प्रदेश। यानी ST यानी अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा ST जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो है लक्षद्वीप। मतलब यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वो है लक्षद्वीप जो 94.8% है। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी कि सबसे अधिक और सबसे अधिक प्रतिशतता के हिसाब से। अब आगे देखते हैं लास्ट फैक्ट जो एक ही बचा हुआ है। जैसे इसको देखिए क्या है तो नागालैंड अरुणाचल प्रदेश
और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती है, इसको याद रखिएगा। और फिर आगे है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, पुडुचेरी कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वहाँ पे निवास नहीं करती है। तो इसको तो याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ सब आसपास में ही पड़ोसी राज्य ही हैं। और एक याद रखना है पुडुचेरी, मतलब इन सभी राज्यों में एसटी निवास नहीं करती है। और यहाँ पे अगर ऊपर की बात किया जाए तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में एससी निवास नहीं करती है जनसंख्या। तो यहाँ पे थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब आइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी। तो ये हम लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा कि पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में, और सही रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है, यानी पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या रह रही है तो भारत में कितनी जनसंख्या उसका प्रतिशत है, तो 17.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी। बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी। यानी 2011 के अनुसार देखा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो वो है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे है, निम्नलिखित में राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है, मतलब कि उस राज्य में अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति नहीं है। तो अभी उसको याद किए हैं, वो है पंजाब, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। यानी किस राज्य में अनुसूचित यानी एसटी जनजाति की संख्या अधिक है, तो कौन सा राज्य है, वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, यानी भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या कम है, तो वो वाला राज्य है हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जाए तो वो पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। अब देख रहे हैं एसएससी 2015 में कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, यानी जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है, तो हम लोग को मालूम है 10 वर्ष में की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी जनसंख्या की दृष्टि से यानी सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में रहती है, तो यानी सबसे अधिक बात की जाए तो वो है दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो किस में निवास करती है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार। ठीक है, बात किया जाए अगला क्वेश्चन की, तो 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है। मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, तो वो है हरियाणा। ठीक है, यानी हरियाणा में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है और सबसे ज़्यादा गोवा में निवास करती है। ठीक है, मतलब शहरी की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो हम लोग जानते हैं एक ही राज्य वो है केरल। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो वो है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है
कुल जनसंख्या से, बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से, 7 वर्ष या उससे अधिक की जनसंख्या से। तो भारत में साक्षर दर किस पे गणना की जाती है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक की जनसंख्या वाले के हिसाब से, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।